नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 7 मई, तो 7 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो 7 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 पर आधारित एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये एक मल्टीमीडिया गाइड है जिसका नाम रखा गया है कोविड कथा, और इसके लिए लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है वर्तमान समय में, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये जो मल्टीमीडिया गाइड है जिसका नाम है कोविड कथा, इसके अंतर्गत है क्या, तो कोरोना वायरस संबंधित जितनी भी जानकारी हैं या फिर कोविड-19 से निपटने के लिए जो जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, जो जो पहले चलाई जा रही हैं, वो इन सब की जानकारी ये जो मल्टीमीडिया गाइड है जिसका नाम रखा गया है कोविड कथा, इसमें सारी दर्ज हैं। तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। यहाँ मिड डे मील नहीं है, यहाँ है मिड डे मील राशन। मतलब कि मिड डे मील जो है वो तो लगभग जो भारत है, भारत के समस्त राज्यों के स्कूलों में चलाई जा रही है मिड डे मील योजना। लेकिन अब भी लॉकडाउन के चलते हुए विभिन्न राज्यों के जितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज बंद किए गए हैं। तो इसके चलते जो प्राइमरी स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता था, तो मिड डे मील में जो भी सामान होता है, जैसे गेहूँ होता है या चावल होता है, तो उन सामग्री की अब जो सुविधा देगा वो देगा मध्य प्रदेश। का मतलब ये है कि मिड डे मील का जो राशन है वो जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। तो यही है मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य जो कि मध्य प्रदेश बना है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और अभी बात करते हैं, तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत त्रिकुट नामक चूर्ण बांटा जाएगा। क्यों बांटा जाएगा, तो नागरिकों के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए। उसके बाद कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत किसने की है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों को 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, और जबलपुर में एक रेलवे का जोन है जिसका मुख्यालय है पश्चिम मध्य रेलवे। किसका, तो पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसके द्वारा अभी कोरोना संक्रमण के लिए चरक नाम से, किस नाम से, तो चरक नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात करें तो लॉकडाउन के चलते हुए शिक्षा को प्रसारित करने के लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया है। उसके बाद बात करें तो ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला कौन सा शहर है, तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। उसके बाद बात करें तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हैं भावना डेहरिया। ये क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ आपके लिए। इनका नाम है भावना डेहरिया, और भावना डेहरिया जो कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं। तो इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियोस्कू, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी। उसके बाद बात करें अगर मध्य प्रदेश से कुछ अन्य पॉइंटों की, तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश में किस किस इवेंट का आयोजन हुआ है। तो देखो, नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है निवाड़ी जिला, यहाँ पे किया गया था नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन। उसके बाद मिर्च उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में किया गया था। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का जो पहला गांव है वो मध्य प्रदेश का ही एक गांव है, बैतूल जिला में पड़ता है, और इस गांव का नाम है बांचा। उसके बाद 2 दिवसीय बानकी जो सम्मेलन हुआ था 2020 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो भोपाल में किया गया था। और तत्कालीन जो सीएम थे यहाँ के मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। और राष्ट्रीय जल सम्मेलन का भी आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 में जो सबसे ज़्यादा लापता बच्चों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई थी वो मध्य प्रदेश में ही दर्ज की गई थी। वहीं बात करें कि सर्वाधिक लापता महिलाओं की जो संख्या दर्ज की गई थी वो महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी। उसके बाद 21वां आईफा जो 2020 का आयोजन किया जाएगा वो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में ही किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के किशोर सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वहीदा रहमान के लिए सम्मानित किया गया है।
उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसको लागू करने में पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। और भारत का पहला टाइम बैंक जो जोन खोला गया है वो मध्य प्रदेश में ही खोला गया है। और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक की स्थापना कहाँ हुई है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है। और प्रत्येक शनिवार को मतलब कि एवरी सैटरडे को संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2018 का था, 2018 के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, इनका नाम है कुलदीप सिंह इनका नाम है। और 2017 से जो सम्मानित किए गए हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से, उनका नाम है सुमन कल्याणपुर। क्या नाम है, तो सुमन कल्याणपुर है। और 63वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी वो भी भोपाल में ही हुई थी। और इस चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। उसके बाद FSI की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो ये मध्य प्रदेश ही है। तो ये सब पॉइंट आपके मध्य प्रदेश से थे। उम्मीद है कि आपके लिए जितने भी राज्य होते हैं तो उनसे संबंधित सारी जानकारी याद हो गई होगी, क्योंकि मैं डेली ही रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। तो एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये जो अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर है इसका नाम दिया गया है यूवी ब्लास्ट। इस टावर का नाम दिया गया है यूवी ब्लास्ट। अब इसके माध्यम से होगा क्या, जैसे भी जहाँ भी कोरोना वायरस का प्रकोप है, जहाँ भी कोरोना वायरस का लगभग ज़्यादा प्रकोप है, मतलब कि हॉट स्पॉट एरिया मान सकते हैं, तो हॉट स्पॉट एरिया में ये जो टावर है ये स्थापित किए जाएंगे। ये टावर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई का नहीं है, लेकिन काफ़ी ऊंचा है। मतलब कि ये मान के चलो एक टावर है, तो इसमें कुछ रॉडें लगी हैं और उन रॉडों से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं। और इन अल्ट्रावायलेट रेज से वहाँ के आसपास के जितने भी कीटाणु हैं उनके लिए नष्ट किया जा सकता है। तो ये कोरोना वायरस के जो अभी प्रकोप चल रहा है उसमें ये काम करेगा। तो इसी के लिए विकसित किया है DRDO ने। और मान के चलते हैं कोई व्यक्ति अगर जिस वार्ड में रहता है और वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उस वार्ड में आता है, उसके बाद वो ठीक होकर वहाँ से चला जाता है, तो उस वार्ड के लिए भी सैनिटाइज करने का काम करेगा ये यूवी ब्लास्ट नामक कीटाणु शोधन टावर। अब बात करते हैं DRDO की। तो स्थापना हुई थी 1958 में, और 1958 में ही नासा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं कि हाल ही में DRDO किन किन मामलों में चर्चा में का विषय बना हुआ है। तो हाल ही में यहाँ मैंने सब नोट कर दिए। तो ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट तथा UV सैनिटाइजेशन बॉक्स का निर्माण भी DRDO के द्वारा किया गया है। तो ये सब जो DRDO ने निर्मित किया है ये कोरोना वायरस के चलते हुए निर्मित किए हैं। उसके बाद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल प्रदान करने के लिए कोपसैक कियोस्क का भी विकास DRDO के द्वारा किया गया है। और DRDO द्वारा विप्रो 3D के साथ मिलकर फेस फुल शील्ड का भी विकास किया गया है। वहीं लोगों को सैनिटाइज करने के लिए पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक कक्ष का भी विकास DRDO के द्वारा किया गया। और इसका ये जो कक्ष है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और निकासी बैग, जैविक सूट तथा PPE मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इनका भी निर्माण DRDO के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर का पहला मामला दर्ज किया गया असम राज्य में। और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर है इसका जो पहला मामला असम में दर्ज किया गया है, तो ये सूरों में पाया गया, मतलब कि जो पिग होते हैं उनमें ये मामला देखा गया। और इससे लगभग 25,000 सूरों की मौत हो गई है। हालांकि ये भी मामला सामने आया है कि ये जो स्वाइन फ्लू फीवर है, जो कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर है, ये जानवरों से व्यक्तियों में नहीं फैलता। अगर बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट पड़ता है असम का। उसके बाद बात करें असम से, तो अभी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए असम राज्य ने एक धन्वंतरी योजना भी चलाई थी। धन्वंतरी योजना भी असम राज्य के द्वारा चलाई गई है। उसके बाद कोविड-19 के ही चलते यहाँ पे एक वार्षिक महोत्सव होता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। ये कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है, और इसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है, तो कोरोना वायरस के चलते। उसके बाद बात करें तो राज्य सरकार ने, मतलब कि असम की जो राज्य सरकार है उस सरकार ने गुवाहाटी के क्षेत्र में एक प्रज्ञा नामक
कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। और ये कार्यक्रम है क्या, तो रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद बात करें तो असम राज्य द्वारा सूरजजाई जो स्टेडियम है उसमें एक डोमेस्टिक क्वारंटीन सेंटर भी स्थापित किया गया है। उसके बाद बात करें असम से, तो असम राज्य की सरकार द्वारा गुवाहाटी के क्षेत्र में भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी, तो भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो गुवाहाटी क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं तथा जितनी भी महिलाएं हैं, वो गुवाहाटी के क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट बसों में यात्रा कर सकती हैं। उसके बाद बात करें असम के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है जादव पायेंग है। इनके लिए 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं जादव पायेंग के लिए एक पुरस्कार के लिए और नॉमिनेट किया गया है जिस पुरस्कार का नाम है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए जो असम के जो पर्यावरण कार्यकर्ता है जादव पायेंग, इन्हीं के लिए चुना गया है। उसके बाद जो 65वें फिल्म फेयर समारोह हुआ था उसका भी आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। और 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी फिल्म रही थी। तो जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी गली बॉय। उसके बाद जो बेस्ट एक्टर रहे थे वो रहे थे रणवीर सिंह गली बॉय फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी वो रही थी आलिया भट्ट गली बॉय फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जो रही थी वो रही थी जोया अख्तर, ये भी गली बॉय फिल्म के लिए। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता है वो असम राज्य के ही जिले ने जीता है। और उस राज्य का क्या नाम है, तो सलमारा मनकाचर। क्या नाम है, तो सलमारा मनकाचर नाम है। उसके बाद बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार बजट निर्माण की जो प्रक्रिया में जो पहला शीर्ष राज्य है वो असम राज्य है। उसके बाद बात करें तो IIT गुवाहाटी द्वारा छोटे स्तर पर, मतलब कि छोटे जो जल के स्तर होता है उससे बिजली उत्पन्न करने की टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया गया है। उसके बाद असम में का एक शहर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। गुवाहाटी में किया गया था। और इसमें जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो महाराष्ट्र ने जीते थे। कितने जीते थे, तो इसमें 256 पदक जीते थे। कितने जीते थे, 256 जीते थे। कैसे कैसे जीते थे, 78 गोल्ड थे, 77 सिल्वर थे और 101 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यूसुफ होसम और इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। ये है मिस्र के टेनिस खिलाड़ी। इसका मतलब ये है अब ये इनका मतलब कि टेनिस का जो कैरियर है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि इन पे आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। अगर बात करें मिस्र की, चूंकि ये मिस्र से बिलोंग करते हैं, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, मुद्रा है पौंड और मिस्र देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के लिए इंग्लिश में इजिप्ट नाम से जानते हैं। उसके बाद एक प्रतिबंध और लगाया गया है, तो मैंने इसी क्वेश्चन में नोट किया है, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो एक डिस्कस थ्रो की भारतीय खिलाड़ी है, इनका नाम है संदीप कुमारी। क्या नाम है, तो संदीप कुमारी नाम है। और संदीप कुमारी पर बाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। और संदीप कुमारी जो हैं जो डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। डिस्कस थ्रो का मतलब होता है चक्का फेंक, हिंदी में बोलते हैं तो चक्का फेंक की खिलाड़ी है संदीप कुमारी। तो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो चैंपियनशिप 2018 में हुई थी, गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। लेकिन ये डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण उनकी रिपोर्ट आई थी, तो जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके कारण इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो यूसुफ होसम जो हैं मिस्र देश के टेनिस खिलाड़ी, इन पर ये आजीवन प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के मामले में तथा मैच फिक्सिंग के मामले को देखते हुए यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं पिछले जो क्वेश्चन मैंने नोट कराए हैं प्रतिबंध से संबंधित, तो उनके रिवीजन की। तो एक है झूमा खातून, इनका नाम है झूमा खातून। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी नोट करा चुका हूँ। तो झूमा खातून ये भारतीय एथलीट हैं जो कि धाविका हैं, इन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उस बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं उमर अकमल, तो उमर अकमल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात आई है, तो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर लेना। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश के जो क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनके लिए 25,000 तथा जो ग्राउंड स्टॉप है, मतलब ग्राउंड स्टॉप जो क्रिकेट का जो ग्राउंड स्टॉप है उसके लिए
10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने कोविड-19 के फंड को जुटाने के लिए किस नाम से एक कंसर्ट शुरू किया है। तो अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण फेसबुक क्या करेगी, तो कोविड-19 के कारण फंड के लिए जुटाएगी, मतलब कि फंड इकट्ठा करेगी। तो इसी के लिए फेसबुक ने एक कंसर्ट शुरू किया है और इसका नाम रखा गया है आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया इसका नाम रखा गया है और इसका मेन मकसद क्या है, तो कोविड-19 निपटने के लिए फंड को जुटाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। बात करें अब, चूंकि ये फेसबुक ने लॉन्च किया है, तो फेसबुक से संबंधित जितनी भी पहले अभी चलाई गई थी उन सब पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नाम से एक फीचर लॉन्च किया था। किसने, तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया था। उसके बाद फर्जी खबरों को रोकने के लिए फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम की शुरुआत की है और रिलायंस जियो कंपनी की 9.9% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीद ली है। उसके बाद फेसबुक ने रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर सुपर ऐप बनाने की भी घोषणा की है। तो ये सुपर ऐप होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, तो थिएटर हो गए या ट्रेन हो गई या थिएटर हो गए, ट्रेन हो गए या फिर प्लेन हो गए, इन सब का ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। उसके बाद पत्रकारिता के समर्थन में $100 मिलियन का निवेश भी किया गया है फेसबुक के द्वारा ही। उसके बाद फेसबुक ने पंजाब राज्य के साथ मिलकर एक चैटबॉट का विकास भी किया है। अब बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में और सीईओ तथा संस्थापक हैं फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन के कारण किस राज्य में फंसे हुए लोगों को वहां की सरकार ने ई पास देने हेतु एक ऐप लॉन्च किया है। तो ये एक ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। मतलब कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन से पहले पश्चिम बंगाल में आए थे, किसी कार्य को लेके या काम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में आए थे और लॉकडाउन के चलते हुए वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में फंस गए, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन नागरिकों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए ई पास देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है, तो ये पश्चिम बंगाल की राज्य ने किया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं टीवीएन राधा कृष्णन। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 जारी की गई थी, जिसमें कि भारत में जो शीर्ष स्थान पाया था वो पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर ने पाया था। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में आईआईटी खड़गपुर का पहला स्थान था जो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 थी उसमें। उसके बाद बात करें अगर वैश्विक लेवल पर आईआईटी खड़गपुर का कौन सा स्थान था, तो ये 57वां स्थान था। वहीं बात करें वैश्विक स्तर पर पहला स्थान किसने पाया है, तो पहला स्थान पाया है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने, जो कि कहाँ की है, जो कि न्यूजीलैंड की है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करें कोलकाता से या पश्चिम बंगाल संबंधित और पॉइंट होगी, तो अभी IQ ईयर की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, जिनमें एक तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, दूसरा महाराष्ट्र का मुंबई है। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल में है एक चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्या नाम है, तो इसका नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो रेल के जो इंजन होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल करवाया है। उसके बाद बात करें तो कोलकाता के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। क्या नाम है, तो सत्यरूप सिद्धांत इनका नाम है। तो सत्यरूप सिद्धांत ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 7 जो महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी पर्वत है उन पर चढ़ाई पूरी की है, जिसके कारण सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। उसके बाद बात करें तो अभी फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग हुई थी, मतलब कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका नाम है इंडियन सुपर लीग, और इसका जो खिताब जीता था वो एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता था। उसके बाद इंडियन पोस्ट द्वारा मतलब कि भारतीय डाक द्वारा भारत का पहला डिजिटल पार्सल लोकल सर्विस भी कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लॉन्च की गई है। उसके बाद बात करें तो अभी जो गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा कोलकाता में ही
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय हब का भी उद्घाटन किया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल का एक रेलवे स्टेशन है आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो आसनसोल रेलवे स्टेशन जो है, आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की भी सेवा शुरू की गई है। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए एक रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है, ताकि उनके मन के अंदर सकारात्मक जो भाव हैं उनके लिए उजागर किया जा सके। उसके बाद बात करें, कोलकाता में आयोजित हुई थी 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जिसमें 49 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर की जो मीराबाई चानू हैं उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। और सब्जी उत्पादन में पहला राज्य कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल ही है। और अगर फल की बात करें तो फल में आंध्र प्रदेश आएगा। उसके बाद जो कोलकाता विश्वविद्यालय है, कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा जो शांति के क्षेत्र में जिन्होंने नोबेल जीता था उनका नाम था अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की मानद उपाधि भी दी गई है। उसके बाद कोलकाता बंदरगाह का नाम बदला गया है और क्या रखा गया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। तो ये, और हाँ एक पॉइंट और मैं आपके लिए बता दूं, कोलकाता की एक बैंक है जिसका नाम है यूको बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूको बैंक के लिए रूस के साथ व्यापार करने हेतु लेन देन के लिए भी चुना गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में फीना ने 2020 में आयोजित होने वाली तैराकी की विश्व चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया है। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये तैराकी की विश्व चैंपियनशिप है जिसके लिए फीना ने स्थगित कर दिया। और ये कब आयोजित होने वाली थी, तो ये ये होने वाली थी 2021 में। कब होने वाली थी, तो 2021 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है और अब इसका आयोजन किया जाएगा मई 2022 में। मतलब कि 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसको स्थगित करने का कारण यही है, जो टोक्यो ओलंपिक होना था, जो टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है वो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसका आयोजन 2021 में होगा। तो 2021 में ये भी चैंपियनशिप होने वाली थी, तो दोनों के टकराव के कारण ही इसके लिए हटा के अब 2022 में शिफ्ट किया गया है। यहाँ बात करें फीना की, तो ये फीना की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। स्थापना हुई थी 1908 में, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट हैं जूलियो सी मैग्लियोन। अब बात करते हैं, एक प्रतियोगिता और स्थगित की गई है, तो मैंने इसी क्वेश्चन में ऐड की है, अलग क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो इसका नाम है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन भी स्थगित किया गया। और ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये अगस्त 2020 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब इसका जो आयोजन होगा वो 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। दिसंबर 2021 में आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ होने वाली थी, तो ये स्पेन में होने वाली थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से कितने भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो पुलित्ज़र पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 है, इससे सम्मानित हुए हैं 3 भारतीय व्यक्ति। अब ये 3 कौन कौन हैं, तो ये दार यासीन है, मुख्तियार खान है और चन्नी आनंद है। इन 3 व्यक्ति के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हालांकि पुलित्ज़र जो पुरस्कार होता है वो विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, तो इन तीनों के लिए जो ये पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है वो फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में प्रदान किया गया। और ये तीनों लोग एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार हैं। और इनका जो योगदान रहा है, तो जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को जो समाप्त किया गया था, मतलब कि उसके लिए हटाया गया था, उसके उपरांत इन लोगों ने पत्रकारिता में और उस पत्रकारिता को कवरेज करने में इनका सराहनीय योगदान रहा था, जिसके देखते हुए इनके लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब एक सम्मान और है, तो वो भी सम्मान मैंने इसी में ऐड किया, इसी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो मैंने ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए हैं सिद्धार्थ वरदराजन। इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। और ये कौन है, तो ये भारतीय पत्रकार हैं, ये भी भारतीय पत्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन अलग है पुलित्ज़र पुरस्कार वाला, ये वाला क्वेश्चन अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, मतलब जिससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है तो उससे संबंधित मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर देता हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 ये भी वितरित किया गया है, ये मिला है सिद्धार्थ
वरदराजन को। ये कौन है? तो ये भारतीय पत्रकार हैं। और ये अवार्ड मतलब किन लोगों को मिलता है? तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, मीडिया में मानव अधिकारों और बोलने की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया जाता है। और जर्मन अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक डाइचे वेले के द्वारा 14 देशों के 17 पत्रकारों में ये एकमात्र भारतीय हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, जिनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। वैसे ये 17 पत्रकारों के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है सिद्धार्थ वरदराजन। अब बात करते हैं पुरस्कारों के रिवीजन की। तो जितने भी पुरस्कार इम्पोर्टेंट हैं, लास्ट के तकरीबन मैंने 2 महीने के उठाए हैं, तो वो सब क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता बने हैं जिनेथ बेदोया लीमा। जिनेथ बेदोया लीमा ये कोलंबिया के पत्रकार हैं, उम्मीद है दिख रहा होगा। जिनेथ बेदोया लीमा ये कोलंबिया के पत्रकार हैं। विलियम ए कोल्बी पुरस्कार जो 2020 के लिए सम्मानित किए गए हैं, ये हैं एडम हिगिनबॉटम। और ये कौन है? ये लेखक हैं। और इनकी जो यूक्रेन में जो चेरनोबिल की घटना थी उसी पर आधारित एक किताब थी, जिसके लिए इनके लिए विलियम ए कोल्बी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2020 से सम्मानित किए गए हैं थंगजाम धवाली सिंह। और ये कौन है? तो ये मणिपुर के एलोपैथिक डॉक्टर हैं। और निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाएंगे, इनका नाम है थल्लिपल प्रदीप। इनके लिए टी प्रदीप भी बोल सकते हैं, टी प्रदीप या फिर थल्लिपल प्रदीप। और इनके लिए जो निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया, ये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया गया। और ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। फेड कप, अगला है फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 के लिए नामांकित हुए हैं, ये हैं भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। उसके बाद जो एडिसन पुरस्कार मिला है, तो ये एडिसन पुरस्कार मिला है टाटा पावर के लिए, टाटा पावर के लिए। और सामाजिक नवाचार के लिए ये पुरस्कार मिला है टाटा पावर के लिए, एडिसन पुरस्कार। उसके बाद 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए हैं अब्देल्लोहाब अस्साउई, और ये अल्जीरिया के लेखक है। उसके बाद जो स्कॉल अवार्ड है, स्कॉल अवार्ड से जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया एक भारत का NGO है जिसका नाम है आरमान। क्या नाम है? ARMAN, मतलब कि आरमैन बोल सकते हैं या फिर अरमान भी बोल सकते हैं। उसके बाद IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित हुई हैं जोया अख्तर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट अवार्ड लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित हुए हैं मुकेश अंबानी। 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार एवं स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया है जादव पायेंग के लिए। हालांकि ये 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार तो दे दिया गया है, लेकिन स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार के लिए ये नामांकित हो गए। ये कौन है? तो ये असम के पर्यावरण कार्यकर्ता है। वहीं प्रित्जकर पुरस्कार, यह है प्रित्जकर पुरस्कार। और जो मैंने पहले बताया था जो 3 भारतीयों ने जीता था वो था प्रित्जकर पुरस्कार। इसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी बोलते हैं। ये मिला है यवोन फेरेल के लिए और सैली मैकना मारा के लिए। ये दोनों आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। उसके बाद 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं बी प्रवीण राव। ये कौन है? तो ये जयशंकर तेलंगाना जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं। उसके बाद BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित की गई हैं PV सिंधु। और 2019 का चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं आल्फा शेरवानी और रोहिणी मोहन। आल्फा शेरवानी और रोहिणी मोहन ये दोनों पत्रकार हैं। अगला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार इसके लिए गणित का नोबेल बोलते हैं और ये दिया गया है हेलेल फर्स्टबर्ग जो कि जर्मनी के हैं और ग्रिगोरी मार्गुलिस जो कि रूस से बिलोंग करती हैं। उसके बाद हेमिंगवे अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए हैं रुचिका तोमर, ये एक राइटर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 5 मई के लिए। हालांकि ये प्रत्येक वर्ष 5 मई को नहीं मनाया जाता है। इसकी एक खास बात है, जो विश्व अस्थमा दिवस है ये मई के पहले मंगलवार के लिए मनाया जाता है। और इस बार मई का जो पहला मंगलवार पड़ा है वो पड़ा है 5 मई के लिए, इसलिए 5 मई के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। अस्थमा क्या होती है, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अस्थमा से संबंधित जानकारी के लिए, मतलब अस्थमा से संबंधित जो जानकारी है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है।
और अस्थमा एक रोग होता है, इसमें रोग में क्या होता है, तो सांस फूलने की दिक्कत होती है। क्या होती है, तो सांस फूलने की दिक्कत होती है, जिससे कि और इस रोग से जो हमारे लंग्स होते हैं, मतलब कि फेफड़े, वो प्रभावित होते हैं। अब बात करें इस बार इसकी थीम रही है विश्व अस्थमा दिवस की इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ। और इसकी जो मनाने की शुरुआत की गई थी वो 1998 से की गई थी। उसके बाद 5 मई के लिए 3 दिवस मनाए गए हैं, वो मैं तीनों बारी बारी बता दे रहा हूँ। एक तो हो गया विश्व अस्थमा दिवस, दूसरा मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। और इस बार जो इसकी थीम रही है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की, तो मैंने थीम शायद नोट नहीं की है, लेकिन आप लिख लेना, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ दोबारा, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, WHO के द्वारा मनाया जाता है, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर बात करें WHO की, तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय है जिनेवा में, और इसके हेड हैं WHO के टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। उसके बाद एक दिवस और मनाया गया है, और इसके लिए जानते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के नाम से, जो कि 5 मई के लिए ही मनाया जाता है। और जो इस बार इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे है, ये 5 मई के लिए मनाया गया है, और इस बार इसकी जो थीम रही है वो मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डिमोनेस्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ, ये इस बार इसकी थीम रही है। और जो पहली बार मनाया गया था इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, ये 1991 में पहली बार मनाया गया था। और वर्ष 2020 है, इस वर्ष के लिए इंटरनेशनल मिडवाइफ्स ईयर भी घोषित किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और ये देश मनाया क्यों जाता है, तो जो भी मिडवाइफ्स होती हैं, मतलब कि हिंदी में ये दाई कहलाती हैं, दाई जो होती हैं, तो उनके कार्य, उनका जो सहयोग रहता है, तो उसी सहयोग को लेकर ये दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए बोलते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। अब बात करें पिछले कुछ दिवसों की, तो 4 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस मनाया गया था 4 मई के लिए। उसके बाद 4 मई के लिए ही अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस वाला। उधर 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 2 मई के लिए मनाया गया है विश्व ट्यूना दिवस, और 2 मई के लिए एक और दिवस मनाया गया है, जिसके लिए बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस। और जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस होता है, ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो एक बार ये मनाया गया है 2 मई के लिए, और अगली बार जो बनाया जाएगा वो सितंबर में मनाया जाएगा। सितंबर में आई थिंक 26 सितंबर है, 26 सितंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद महाराष्ट्र तथा गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई के लिए ही मनाया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्राज़ील में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं सुरेश के रेड्डी, इनका नाम है सुरेश के रेड्डी, जो कि ब्राज़ील में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा है रियाल, और प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो, जो कि इस बार जो गणतंत्र दिवस था उसके मेन अतिथि भी रहे थे 2020 में। उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य राजदूतों की, जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए नोट करा चुका हूँ। तो अभी कुछ समय पहले मैंने नोट कराया था, ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, वो हैं जयदीप मजूमदार। स्लोवेनिया में भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है नम्रता एस कुमार। बहरीन में जो नियुक्त हुए हैं राजदूत भारत के, वो हैं पीयूष श्रीवास्तव। कतर में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है दीपक मित्तल। तो ये 4 राजदूत ये हैं, और एक 5वें ये नियुक्त हुए हैं सुरेश के रेड्डी, जो कि ब्राज़ील में नियुक्त हुए हैं। और आज 4 इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं, तो एक तो ये हो गई ब्राज़ील में जो भारत के राजदूत बने हैं। उसके बाद 2 और नियुक्तियां हुई हैं, तो मैंने इसी क्वेश्चन में एडजस्ट किए हैं। एक नियुक्ति हुई है सरिता कोमती रेड्डी की, किसकी, तो सरिता कोमती रेड्डी की। और ये कौन बनी है, तो ये न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसके लिए IBRD के नाम से जानती हैं, में अमेरिका प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं अशोक माइकल पिंटू। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और इनकी नियुक्ति की गई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, ये विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1945 में, और मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और अध्यक्ष हैं
डेविड मालपास, क्योंकि विश्व बैंक के भी कौन अध्यक्ष हैं, तो डेविड मालपास हैं, और IBRD की भी कौन है, तो यही अध्यक्ष हैं। अब बात करें यहाँ IBRD की, तो एक चीज़ मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, जो विश्व बैंक है मतलब कि वर्ल्ड बैंक जो है, तो वर्ल्ड बैंक में IBRD तथा IDA, मतलब कि IDA का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये विश्व बैंक के नाम से जानी जाती है। IBRD तथा IDA को मिला दिया जाए तो ये विश्व बैंक के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं, हाँ एक नियुक्ति और भी है, तो शायद मैंने नोट नहीं की है, लेकिन आप लोग नोट कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। तो 3 नियुक्तियाँ हो गई। एक तो ये हो गई जो ब्राज़ील में भारत के राजदूत बने हैं सुरेश के रेड्डी। दूसरी नियुक्ति हो गई सरिता कोमटी रेड्डी की, जो न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में न्यायाधीश बनी है। और तीसरी नियुक्ति हो गई अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिका प्रतिनिधि के रूप में अशोक कुमार माइकल पिंटो की नियुक्ति। उसके बाद एक नियुक्ति और हुई है, शायद मैंने नोट नहीं की है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट जरूर कर लेना। जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो पहले हिंदू पायलट बने हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो पहले हिंदू पायलट बने हैं, उनका नाम है राहुल देव। ये भी एक नियुक्ति हुई है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के निर्देशानुसार किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने वीडियो आधारित KYC सत्यापन मंच लॉन्च किया है? तो इस प्रौद्योगिकी का कंपनी का नाम है अमेयो। तो अमेयो के द्वारा वीडियो आधारित KYC सत्यापन मंच लॉन्च किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, तो KYC कराने के लिए क्या होता है, व्यक्तियों के लिए ब्रांच में जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो KYC कराने के लिए ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये जो कंपनी है इसी के पोर्टल के माध्यम से KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, ये कस्टमर वेरिफिकेशन होता है। तो जो कंपनी का जो पोर्टल होता है उसी के माध्यम से KYC का सत्यापन किया जाएगा, वीडियो आधारित होगा ये। तो यही है जो कि अमेयो ने KYC सत्यापन मंच लॉन्च किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। हालांकि ये मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं ऐड किए थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल की नियुक्तियाँ थी और ये नेशनल लेवल की नियुक्तियाँ हैं, जो कि हमारे भारत में नियुक्ति हुई हैं। तो ये सब भारत की नियुक्तियाँ हैं। और पिछले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में लिखाया था, जिसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और भी थे, तो वो मैंने इंटरनेशनल नियुक्तियों में डाले हैं और ये नेशनल लेवल के हैं। तो ये श्रीकांत माधव वैद्य ये बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन। अब बात करें इनका जो कार्यभार होगा, वो ये पदभार 1 जुलाई से संभालेंगे और ये संजीव सिंह की जगह नियुक्त हुए हैं। अगर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो स्थापना हुई थी 1959 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद कुछ और भी नियुक्तियाँ हुई हैं, जो नेशनल लेवल की नियुक्तियाँ हैं, वो 4 नियुक्तियाँ हुई हैं। तो चारों मैंने एक ही जगह मैंने नोट कर रखी हैं। और अगली जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है प्रदीप कुमार दास। और प्रदीप कुमार दास की नियुक्ति हुई है, ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो होती है, जिसके लिए इरेडा के नाम से जाना जाता है, के CMD बने हैं, मतलब कि चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बने हैं प्रदीप कुमार दास। और इन्होंने जगह ली है भानु प्रताप यादव की जगह ये नियुक्त हुए हैं। अगर बात करें यहाँ भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की, मतलब कि इरेडा की, तो इरेडा की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना हुई थी 1986 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एक अगली नियुक्ति जो हुई है वो हुई है दीपक कुमार की। और ये दीपक कुमार की जो नियुक्ति हुई है, वो दीपक कुमार बने हैं RBL बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी, मतलब कि CRO, मतलब कि चीफ रिस्क ऑफिसर। और दीपक कुमार ने जगह ली है रामनाथ कृष्णन की। अब बात करें RBL बैंक की, तो RBL बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में, मुख्यालय है मुंबई में और टैगलाइन है अपनों का बैंक। उसके बाद RBL बैंक के MD और CEO हैं विश्ववीर आहूजा। और उसके बाद जो नेक्स्ट नियुक्ति हुई है वो हुई है अधीर रंजन चौधरी की। तो अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा में संसदीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो लोकसभा में संसदीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अगर मैं बात करूँ लोक लेखा समिति की, तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। और ये जो टोटल 22 सदस्य होते हैं, इन 22 में 15 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। अगर बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसके लिए लघु लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। तो आज 4 नियुक्तियां हो गई। तो मैंने नियुक्तियां सभी एक तरफ लिखी हैं। अधीर रंजन चौधरी की नियुक्ति हुई है, दीपक कुमार की नियुक्ति है, प्रदीप कुमार
प्रदीप कुमार दास की नियुक्ति हुई है और श्रीकांत माधव वैद्य की नियुक्ति हुई है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है सिक्किम राज्य ने। और इसका मतलब क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा जो भी पहले या जो भी नीतियाँ चलाई जाती हैं, तो उन नीतियों का जनता के द्वारा फीडबैक लेने के लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि सिक्किम ने लॉन्च किया है। बात करें सिक्किम की, तो राजधानी है गंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अब बात करते हैं, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य की उमरिया जिले की पुलिस ने संकल्प योजना चलाई है? ये 24 घंटे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हेल्प के लिए है, जो कि चलाई गई है मध्य प्रदेश राज्य की उमरिया जिला की पुलिस के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तीसरा मैंने पूछा था, किस राज्य द्वारा कृषि उद्यमी सुविधा डैश की शुरुआत की गई है? तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा इस डैश की शुरुआत की गई है। अमेरिका ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइट को ब्लैकलिस्ट किया है? तो अमेरिका ने अमेजन की जो 5 विदेशी साइट थी उनके लिए ब्लैकलिस्ट किया है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन, जो कि अक्टूबर 2020 में यूनेस्को द्वारा किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा द हेग नीदरलैंड में। वहीं छठा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस देश के द्वारा कोविड-19 परीक्षण किट बनाने के लिए सहवालों का प्रयोग किया जा रहा है? तो सहवालों का प्रयोग किया जा रहा है कोविड-19 परीक्षण किट बनाने के लिए कनाडा देश के द्वारा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, येस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन नियुक्त किए हुए हैं? एक क्वेश्चन ये है आपसे पहला। दूसरा बताना है, आर्कटिक एम उपग्रह जो कि इस वर्ष के अंत में लॉन्च करेगा, वो कौन करेगा? उस देश का नाम बताना है। ये है क्वेश्चन पूरा। उसके बाद ई कोप सेंस नामक डिवाइस का विकास किसके द्वारा किया गया है? चौथा क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत लॉन्च किया गया है? पांचवा क्वेश्चन है, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए टिकटॉक द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? छठा क्वेश्चन है, किस शहर में कोविड-19 बस लॉन्च की गई हैं? और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे 7 क्वेश्चन हैं, इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि आज नियुक्तियाँ भी ज़्यादा थी और आज जानकारी भी ज़्यादा थी। तो दोस्तों वीडियो के लिए लाइक करें और मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।